हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा सेवन विज्ञान भाग 2 इसका संपूर्ण आपको पढ़कर अच्छी तरह से समझाएंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, आप सीख जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है जल और जंगल। जल को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर और इसका सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। उसके बाद जंगल या वन को बोलते हैं फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? फॉरेस्ट। जल जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जल हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं, नहाने के रूप में भी काम आते हैं और जितना भी पृथ्वी पर पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, सबके लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम जो है प्रति वर्ष 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज से अगर आपको कोई पूछ दिया जाए, कहा देगा कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको एक एक कर समझाएंगे। अब मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि जल जो है पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में होती है। अब कितना मात्रा में होता है आपको अच्छी तरह से हम बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको, देखिए ये जो होता है भौम जल। क्या होता है ये? भौम जल हो गया। उसके बाद मृदु जल हो गया, खारा पानी हो गया। देखिए भौम जल क्या होता है? जो भूमि से निकलने वाला रहता है उसको हम क्या कहते हैं? भौम जल। मृदु जल जो होता है वो पीने का पानी होता है। मृदु जल क्या होता है? वो पीने का पानी होता है, जो जिसको हम बोलते हैं मीठा पानी। क्या बोलते हैं? मीठा पानी। उसके बाद देखिए खारा पानी हो जाए। खारा पानी क्या होता है? ये नमकीन पानी होता है। खारा पानी क्या होता है? नमकीन होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि कुल जल की जो मात्रा है वो कितना है? 0.006% है। कितना है? 0.006%। अब ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर जल की नियंत्रण और उपलब्धता करोड़ों वर्ष पहले बनी है। कितना? करोड़ों वर्ष पहले, अभी से नहीं, बहुत दिन पहले बना है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जल की 3 अवस्थाएं होती है। जल की कितनी अवस्था होता है? जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होता है। ध्यान दीजिएगा, ठोस, द्रव, गैस। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी पर जब बारिश होती है तो नदी हो गया, पोखर हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, सभी जगह पानी एकत्रित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद क्या होता है? पानी भाप बनकर क्या होता है? ऊपर उठने लगता है। जब बारिश पड़ता है तो पानी क्या होती है? तालाब हो गया, नदी हो गया, सारा जगह पानी भर जाता है। अब कभी-कभी ऐसा देखिएगा, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप भाप बनकर उड़ता है तो आप उसको नहीं देख पाते हैं। तो आप कब देखिएगा जब ठंड के मौसम में, जब ठंड होता है तो उस समय नदी का देखिएगा, तालाब का देखिएगा, उस समय जो ऊपर में जो भाप बनकर उड़ता है धुआँ की तरह, वही होता है वाष्प, जो उठकर ऊपर चला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको हम 3 अवस्था बता दिए। देखिए जल की तीनों अवस्था आपको अच्छी ढंग से बता दिए, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है? आपको हम ध्यान दीजिएगा, एक एक कर आपको हम समझाएंगे। ठीक है? अब देखिए, जलापूर्ति के लिए विशेष क्रम में पाइपलाइन बिछा दिया जाता है। आप ध्यान दीजिए, जब हमको जल की आवश्यकता होती है, पहले जल नहीं सही से मिलता था तो पहले कुआँ हो गया, तालाब हो गया, वहाँ से हम क्या करते थे? जल को लाते थे। अभी हो गया कि पाइपलाइन बिछाते हैं, जैसे हैंडपंप हो गया। हैंडपंप को क्या करते हैं? उसको बोरिंग को धँसाते हैं, तब हम क्या करते हैं? जल को प्राप्त करते हैं। जल के आस-पास किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुआँ से लाकर पाइपलाइन द्वारा आपूर्ति की जाती है। अब मान लीजिए कि हमको खेत को सिंचाई करना है, तो हम क्या करते हैं? नदी हो गया, तालाब हो गया, पोखर हो गया, वो पाइपलाइन बिछाकर हम खेतों को क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अब देखिए अधिकांश जगह पर क्या हो गया कि जल नल योजना का अंतर्गत शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, शुद्ध जल की व्यवस्था हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, आजकल अभी जो समय चल रहा है, जल नल योजना हो रहा है। कौन सा? जल नल योजना हो गया, जो शुद्ध जल प्राप्त होता है। क्या होता है? शुद्ध जल प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा, पाइपलाइन डालने के लिए बोरिंग करते हैं। जब हैंडपंप द्वारा जब पानी को हम निकालते हैं तो पहले क्या करते हैं? हम बोरिंग करते हैं। क्या करते हैं? बोरिंग करते हैं। तो बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थानों पर जल भरा होता है, जहाँ रिक्त स्थान होता है वहाँ जल भरा रहता है, उसके ऊपर परत को ही
भौम स्तर कहते हैं, उसकी ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भौम स्तर कहते हैं। अंदर तक है, गहराई तक है, इस स्तर से नीचे पाए जाने वाले भौम स्तर कहलाते हैं। जो भौम स्तर क्या होता है बाबू, जो पृथ्वी की जो गहराई होती है, बहुत दूर तक गहरी रहती है, बहुत ही नीचे तक रहती है। क्या रहती है बाबू, बहुत ही नीचे तक रहती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब भौम जल स्तर, जल भर तथा भौम जल स्तर क्या होती है। जैसे वर्षा हो गया, वर्षा जल, नदी, तालाब, झील का जल मिट्टी से क्या होता है, रिस कर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तक जाता है, रिक्त स्थानों तक पहुँचता है, और बाद दरारों को क्या करता है बाबू, भर देता है। आप कभी कभी देखे होंगे जब धान की खेती होती है, चाहे और कुछ चीज़ का खेती होता है, जब उसमें हम पानी डालते हैं, तो पानी डालते हैं, जब धूप पड़ती है, जब सूर्य की प्रकाश जब भूमि पर पड़ती है, तो दरारें पड़ जाती है। क्या होती है बाबू, दरारें पड़ जाती है। दरारें पड़ने के बाद क्या होता है, जब पानी पड़ता है, जब पानी खेतों को सिंचाई करते हैं, तो दरारें क्या होती है, बढ़ जाती है। तो भूमि के अंदर जल के रिसाव को ही क्या कहते हैं, अंत संयंदन कहते हैं। अतः इस प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भूम जल की पुनः परिपूर्ति हो सकती है। अब क्या हो सकता है बाबू, फिर पुनः पूर्ति की जा सकती है। अब देखते हैं, भूम जल स्थल के नीचे मृदा तथा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल की संरक्षित होती है। मतलब क्या होता है बाबू, सुरक्षित होता है। और जब वर्षा होती है, तो नदी हो गया, पोखर हो गया, तालाब हो गया, सारा का सारा क्या होता है, जल से भर जाता है, जिसको हम भूम जल स्थल का गिरना, ध्यान दीजिए। भूम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा का जल रिसाव। जब वर्षा होती है, तो नदी हो गया, पोखर हो गया, तालाब हो गया, सारा का सारा पानी क्या होता है, बढ़ जाता है। जब कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भूम जल स्थल में गिरावट आ जाती है। जब वर्षा नहीं होता है, पूर्ण रूप से वर्षा नहीं होती है, तो भूम जल स्तर क्या होता है बाबू, नीचे चला जाता है। क्या होता है, नीचे चला जाता है। नीचे चलने के बाद क्या होता है, पानी सही से आ नहीं पाता है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि, आयुधीकरण, कृषि, वन रोपण इत्यादि भी भूम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक है। क्या बाबू, कारक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब खेतों में फसल लगाते हैं, जब वृक्ष को लगाते हैं, तो उस पर भी बहुत ही भूम जल को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा। कहता, साथ ही याद रखने की बात यह है कि भूमि की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भूम जल के स्थल का भी प्रभाव करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सही भूम जल जब वर्षा नहीं होगा, तो स्वाभाविक है, जब वर्षा नहीं होगा, तो भूम जल जो स्तर होती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे चला जाता है। नीचे जब जाने के बाद क्या होता है, सही से कभी कभी जो पानी छोड़ता है, तो रीजन वही होता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है कि देखिए, जल स्रोत भूमि पर कहाँ होता है, तालाब हो गया, नहर हो गया, पोखर हो गया, ये सब उपलब्ध है, जो वहाँ से हम क्या करते हैं, खेतों को सिंचाई करते हैं। अब उसके बाद भूमिगत जल की उपलब्धता सतह से काफ़ी कहते हैं बाबू, नज़दीक होता है, निकट होता है। क्या होता है, बाढ़ के कारण ही छीनी भिन हो जाती है, इधर से उधर हो जाती है। देखिए, जल कूपों से सिंचाई का जल निकालना। अब ध्यान दिएगा, जल कूपा क्या होता है, जैसे कुआँ हो गया, क्या हो गया, कुआँ से हो गया। क्यों, कुआँ से क्या करते हैं, पाइप डालकर हम या बाल्टी से लेकर पानी भर लेते हैं। पानी भरने के बाद क्या होता है, वो जो कुआँ वाला पानी होता है, उसको हम पीबो करते हैं, और सिंचाई के रूप में भी कार्य आता है। उसके बाद देखिए, प्रारंभिक यंत्रों को राहट दोष, मट कुआँ इत्यादि का उपयोग भी किया जाता है। मट कुआँ क्या होता है, जो मिट्टी का बना होता है, वो होता है, जो उसमें क्या करते हैं, उसमें पानी पहले बांध कर और कुआँ में गिरा दिया जाता था, और गिराने के बाद में उसमें जल भरता था, तो ऊपर खींच जाता था। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा होता है। देखिए, हमारे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं होती है। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी होता है कि जल जो है सभी जगह एक समान नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिहार में जल पूर्ण रूप से सही से मिल जाता है। अब उसी जगह ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान हो गया, राजस्थान में सही से जल की पूर्ति नहीं होती है, राजस्थान में भी जल सही से नहीं मिलता है। इसके कारण यह है कि जिसमें सबसे प्रमुख कारण वर्षा का वितरण है। सबसे प्रमुख कारण क्या है, वर्षा का वितरण है। जो कुल स्थानों को अत्यंत वर्षा होती है, मतलब ऐसा भी स्थान है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। ऐसा भी होता है जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। तो वर्षा सबसे बहुत कम कहाँ होती है, तो दक्षिण बिहार में कम वर्षा होती है। सबसे मतलब कि बहुत ही कम वर्षा होती है, कौन सी, कहाँ, दक्षिण बिहार में।
और जल की कमी हो जाती है, वहाँ क्या होता है बाबू, जल की कमी हो जाती है। और जल की कमी होने के बाद कहाँ होता है, क्या होता है बाबू, सुखाड़ होने लगता है। क्या होता है बाबू, सुखाड़ उत्पन्न होने लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक कर आपको पढ़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा कि हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल का भंडारण एवं पुनःपूर्ति के लिए तालाब हो गया, पोखर हो गया, बाड़ी हो गया, ये सभी जगह बनाए जाते हैं। तो जब पानी को रिसाव करते हैं, पानी को जब एकत्रित करते हैं, तो एकत्रित करते हैं तो कहाँ कहाँ करते हैं, नदी हो गया, पोखर हो गया, तालाब हो गया, उस जगह जो पानी को क्या करते हैं, जमा करते हैं। जब वर्षा का पानी होता है तो सभी को एक जगह एकत्रित करते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। यदि नलकूपे के जल को पाइपलाइन द्वारा खेतों में ले जाकर, अब उसके एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे नलकूपा हो गया, नलकूपा मतलब कि नल हो गया, नल से जो है हम खेतों को सिंचाई करेंगे तो पूर्ण रूप से जल मिलेगा तो, लेकिन उतना मतलब कि उतना खत्म नहीं होगा, जितना जल की आवश्यकता होगी उतना ही जल लगेगा। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा कि गमले के पौधे को कुछ दिनों तक जल ना मिले तो वो क्या होता है, वो मुरझा जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मनुष्य को भी सही समय पर अगर जल नहीं मिलता है तो क्या होता है, प्यासा रह जाता है। क्या रहता है बाबू, प्यासा रहता है। अगर पेड़ पौधा को सही से जल नहीं मिलेगा तो क्या हो जाता है बाबू, मुरझा जाता है। जो पौधे को भोजन बनाने एवं अन्य जैविक क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर सही से जल नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधा भी भोजन सही से बना नहीं पाएगा। जब उपलब्धता नहीं होती है तो पृथ्वी से हरियाली भी लुप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि जल सही से नहीं मिलता है तो वर्षा नहीं होता है, तो हरियाली भी लुप्त हो जाता है, धीरे धीरे होता है, खत्म हो जाता है। वर्षा क्या होता है, कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ हो गया, हिरण हो गया, में बहुत सारा जानवर जो है, कीट पतंगे भी इत्यादि भी पाए जाते हैं। अब जंगल में बहुत सारा जीव जंतु हो गया, जीव जंतु पाया जाता है। आपको उदाहरण के लिए आपको ही बता चुके हैं। तो जंगलों में पाए जाने वाले अन्य संपदा एवं जीव जंतु की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया गया। अब जितना भी पेड़ पौधे, जितना भी जीव जंतु है, अब जीव जंतु को जीवित रहने के लिए जो सरकार द्वारा क्या किया, मतलब कि उसको जीव जंतु को बचाने के लिए आदेश दे दिया गया है। उसके बाद देखिए, पश्चिम चंपारण बुद्ध अभ्यारण्य तथा रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य बिहार के प्रमुख जंगल है। क्या है, बिहार के प्रमुख जंगल है। कई जगह पर गांव, कस्बे या शहर से लगे छोटे जंगल भी है। अब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जंगल भी, बहुत छोटा। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर चीड़ एवं दावेदार वृक्ष मिलते हैं, जो उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में मुख्यतः चौड़े पत्ते वाले साल एवं सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। क्या, उसकी जो पत्तियाँ होती है वो कैसे होता है बाबू, चौड़ा होता है और बड़े होते हैं। जो गर्मी ज़्यादा पड़ने पर इनके इलाकों में उसकी गर्मी के पत्ते पड़ने पर बाद क्या होता है बाबू, झड़ने लगता है। पेड़ या कमी पानी के होने पर भी हरे भरे सकने वाले पलाश के पेड़ भी मिलते हैं। कहाँ मंजी बाबू मिलता है, पलाश का पेड़ भी मिलता है। इन जंगलों में प्रायः इन वनस्पति पर भी निर्भर सकने वाले जीव जंतु भी है। अब ध्यान दीजिएगा, जितना भी जीव जंतु है किस पर निर्भर करता है, तो पेड़ पौधे पर ही निर्भर करता है। सही से अगर नहीं मिलेगा क्या मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं। पलाश देख लीजिएगा, ये पलाश का है वृक्ष है। ये कौन सा है, पलाश आप कभी नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। अब ये कौन सा वृक्ष है, ये सागवान है। कौन सा है, सागवान है। और इसकी जो पत्ती होती है बड़े बड़े होती है। इसकी जो पत्ती क्या होती है बाबू, बड़े होते हैं। पलाश का देख लीजिएगा, पलाश ऐसा है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि पेड़ पौधा जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, और सभी जीव मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी अर्थात पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहता है। अब जितना भी जीव जंतु है, शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया, जो भी है सब जो है पेड़ पौधे पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है। क्या किया बाबू, क्या किया जाता है, खाया जाता है। अब देखिए, घास को कौन खाता है, तो घास को जो खाता है कीट पतंग किसको खाता है, कीट पतंग जो है घास को खाता है। और कीट पतंग को कौन खाता है, तो मेढक हो गया। अब मेढक को कौन खाता है, तो सांप को कौन खाता है, अगर इस तरह से निरंतर चलते रहता है। यदि किसी एक श्रृंखला में कई भिन्न पड़े तो श्रृंखला प्रभावित हो सकता है। क्या हो सकता है बाबू, प्रभावित हो सकता है। और मिट्टी का बन कैसा होता है, मिट्टी की ऊपरी परत में हुमस होती है। मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है क्या होता है बाबू, हुमस होती है। इसकी मात्रा जल की मात्रा से ऊपरी परत में अधिक होती है। जो ऊपर वाली जो परत होती है उसमें क्या होती है बाबू, अधिक होता है। अब ध्यान से समझिएगा,
कहता कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ऐसे जीव को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ऐसे जीव को क्या कहते हैं बाबू? सूक्ष्म जीव कहते हैं। कहता यह सूक्ष्म जीव अपघटन कहलाते हैं। ये छोटे जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं बाबू? अपघटन कहते हैं। जो सूखी पत्ती के नीचे हुमस की परत देखी जा सकती है। जो हुमस की परत जो सूखी पत्ती के नीचे हुमस की परत देखी जा सकती है। जो मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर हुमस में परिवर्तित हो जाता है। आप देखिए एक बात बताइए, मानव चाहे मरता है, चाहे पेड़ मानव मरता है, चाहे जानवर हो गया, गाय भैंस हो गया, कुछ भी मरता है तो सर गल कर क्या होता है? भूमि में मिल जाती है और वो क्या होता है बाबू? उसमें हुमस भी भरा हुआ है। हुमस भरपूर मात्रा में रहता है जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी हो सकती है। साथ ही पोषण का चक्रण भी पूरा हो सकता है। जो वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। अगर सही से वायुमंडल में नहीं बना रहेगा तो बाबू क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ऊष्मा क्या करता है बाबू? उत्सर्जित करता है। जो वृक्ष अपने जड़ से जल को अवशोषित करते हैं और जल वाष्प के रूप में जल को क्या करते हैं बाबू? निर्मुक्त करते हैं। जल से क्या करते हैं बाबू? निर्मुक्त करते हैं। उसके बाद एक वन गतिक सजीव इकाई है जो सजीव एवं सजीव क्षमता से भरपूर होता है। सजीव और सजीव क्षमता से क्या होता है बाबू? भरपूर होता है, रोकता है और भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखते हैं। जो भूमि की उर्वरक शक्ति है, जो ऊपरी वाले परतों है, उसको क्या शक्ति को क्या करते हैं बाबू? बनाए रखते हैं। जब नदियों की जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा होती है। बाढ़ से क्या होती है? हमारी रक्षा होती है। जो जनसंख्या दबाव के कारण ही खेती के कारखानों एवं आबादी के बसने के लिए वनों को जिस प्रकार तेजी से घटता जा रहा है, उसे मानव सभ्यता एवं अन्य जीव के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। आपको बड़ी अच्छी ढंग से आपको हम पढ़कर आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो।